रात गहरी होते ही वो मखसूस खुशबू चारों तरफ फैल गई थी और साथ ही हल्की हल्की रोने की आवाज़ें भी, जिसे कई औरतें मिलकर किसी जवान मौत पे बीन कर रही हों। शदीद सर्दी की वजह से गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। गांव के लोगों के लिए ये आवाज़ें कोई नई बात नहीं थी। कई साल हो गए थे वो ये दहशतनाक आवाज़ें सुनते आ रहे थे। गांव के बुज़ुर्गों का कहना था कि ये आवाज़ें और खुशबू उस वक्त से आती हैं जब से वो इंडिया से हिजरत करके इस गांव में आकर बसे थे। पहले पहल तो यहाँ हर कोई खौफज़दा हो जाता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इस बात के आदी हो गए। आवाज़ें और खुशबू घर के एक बोसीदा मकान से आती थी। ये मकान बरसों से बंद था। सुनने में आया था कि तकसीम हिंद से कबल इस गांव में हिंदू आबाद थे। इसी गांव में राजेश नाम का एक हिंदू भी था, जिसकी जानकी नाम की एक खूबसूरत बेटी थी। 2 कमरों पर मुश्तमिल ये घर अगरचे कच्चा था, मगर जानकी इसे इतना साफ़ सुथरा रखती थी कि गांव के पक्के मकान भी इसके सामने हेच लगते थे। जानकी ने अपने घर को सजाने के लिए बहुत से फूल बोटे लगा रखे थे, जिनमें एक बेल रात की रानी की भी थी। रात की रानी उसे बहुत अजीज़ थी। रात होते ही जब उस बेल से महक उठती तो पूरा गांव महक सा जाता। अक्सर औकात जानकी सर्दियों की रातों में भी रात की रानी के पास देर तक खड़ी रहती और उसकी दिलफरेब खुशबू को अपने अंदर उतार कर अजीब सी खुशी महसूस करती। उसके माँ बाप कई बार उससे समझा चुके थे कि वो रात को इस बेल के करीब ना जाया करे। कहते हैं कि इस बेल पर सांप और जिन्नात आशिक होते हैं। कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। नहीं माता, ऐसा कुछ नहीं, ये मन गढ़ंत बातें हैं। जानकी अपने माँ बाप की बात को हंसी में उड़ा देती। एक रात जानकी पानी पीने के लिए उठी तो घर में फैली महक ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। ये महक रात की रानी की थी, मगर उसके अलावा कोई और महक भी थी जो जानकी ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। ऐसे लग रहा था जिसे 2 खुशबुओं को आपस में मिक्स कर दिया हो। ना चाहते हुए भी उसके कदम उस तरफ उठते चले गए जहाँ रात की रानी की बेल कच्ची दीवार से ऐसे लगी हुई थी जैसे दीवार पे कोई सब्ज़ चादर सूखने के लिए डाल रखी हो। जानकी के करीब जाते ही बेल में सरसराहट सी हुई, जैसे कोई चीज़ सरक कर बेल के पीछे गई हो। जानकी के बढ़ते कदम रुक गए। वो आंखें फाड़े अंधेरे में बेल को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर उससे अंधेरे में हल्के से चमकते 2 जुगनुओं के अलावा और कुछ नज़र नहीं आया। जुगनू पहले भी उस पर मंडलाते रहते थे, मगर वो एक जगह नहीं टिकते थे। जैसे ये 2 जुगनू एक साथ एक जगह जमा हुए थे। ये क्या है? जानकी ने सोचा और एक कदम मज़ीद आगे हो गई। जानकी के कदम बढ़ाते ही वो दोनों जुगनू एकदम गायब हो गए। जानकी ठिठक कर रुकी और आंखें फाड़े इस तरफ देखने लगी। अचानक सरसराहट एक बार फिर उभरी और चंद सेकंड बाद गायब हो गई। सांप! जानकी के मुंह से निकला और वो बेसाख्ता कई कदम पीछे हटी। उसकी नज़रें अब भी बदस्तूर उस तरफ थीं, मगर वहाँ सिवाय बेल के और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जानकी चंद पल वहीं खड़ी रही और फिर वापस कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। उसके दिल की धड़कनें मामूल से कहीं तेज़ थी। माता पिता ठीक कहते थे, रात की रानी, ये खुशबू की वजह से जिन और सांप आते हैं, मगर मुझे ही विश्वास नहीं होता था।
जानकी ने सोचा और करवट बदलकर सोने की कोशिश की, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सोच रही थी कि अगर अनजाने में वो पहले की तरह इस बेल के करीब चली जाती और सांप उसे काट लेता तो क्या होता। बहुत देर तक उसे ऐसे ही ख्यालात सताते रहे। फिर किसी वक्त उसकी आंख लग गई। सुबह वो देर से उठी थी। आंख खुलते ही उसके जहन में रात वाला वाक़या घूम गया। वो चारपाई से उतरी और मुंह हाथ धोकर सीधी उस बेल के पास गई थी। बेल से कुछ दूर खड़ी होकर उसने गहरी नज़रों से सांप के निशाने को खोजने की कोशिश की, मगर ज़मीन कच्ची होने के बावजूद उसे ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे ये पता चलता कि यहाँ से कोई सांप रेंग कर गया हो। कुछ देर वहाँ खड़ी हुई वह इधर उधर देखती रही और फिर मायूस होकर वापस पलट गई। शायद मेरा वहम हो, जानकी ने सोचा, मगर दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था। जानकी ने ये बात किसी को नहीं बताई कि रात उसने यहाँ किसी सांप की मौजूदगी महसूस की थी, क्योंकि अगर उसके माँ बाप को ये बात पता चल जाती तो वो जानकी की इस पसंदीदा बेल को उखाड़ कर फेंक देते। जानकी ये बात अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने अपने माँ बाप को कुछ भी बताने से गुरेज किया था। फिर कई दिन गुजर गए। जानकी कभी भी रात को उस तरफ नहीं गई। जानकी की आंख अचानक ही खुली थी। उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा है। उसने खौफज़दा होकर इधर उधर देखा, मगर आसपास कुछ भी नहीं था। जानकी ने अपना वहम समझकर मुंह सर अच्छी तरह लपेटा और सोने की कोशिश करने लगी। जानकी, सरगोशी नुमा आवाज़ उभरी। मेरा वहम है, जानकी ने खुद को तसल्ली दी और करवट बदल ली। जानकी, सरगोशी दोबारा उभरी। जानकी उठकर बैठ गई। उसके माँ बाप दूसरे कमरे में लेटे हुए थे। उस कमरे में जानकी अकेली सोती थी। जानकी की नज़र बेइख्तियार दरवाजे की तरफ उठी, मगर कमरे का दरवाज़ा बंद था। जानकी, कमरे के एक कोने से सरगोशी नुमा आवाज़ उभरी। जानकी उछल पड़ी। बिला शक व शुबा उसी का नाम पुकारा गया था। कौन है? जानकी ने उस तरफ देखते हुए बामुश्किल पूछा। अंधेरे में उसे दो जुगनू चमकते नजर आए। नन्हे नन्हे सुर्ख अंगारों जैसे वैसे ही जुगनू उसने कुछ दिन पहले रात की रानी की बेल में देखे थे। जानकी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट से दौड़ गई। वो आंखें फाड़े उस तरफ देखते जा रही थी। उसे ये भी ख्याल नहीं आया था कि वो चीख कर अपने माँ बाप को ही बुला लेती। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। कमरे के कोने से आवाज़ आई। कौन हो तुम? जानकी को उसके अल्फाज से कदरे हौसला हुआ। उसकी आंखें अब उसी तरफ लगी हुई थीं जहां अंधेरे में बस दो जुगनू ही नज़र आ रहे थे। आवाज़ उसी तरफ से आ रही थी, मगर बोलने वाला नज़र नहीं आ रहा था। मेरा नाम शेठ है, सरगोशी में कहा गया। मुझे अपना दोस्त समझो। साथ ही एक बार फिर हौसला दिया गया। जानकी कुछ नहीं बोली। वो खौफज़दा हुए साथ साथ हैरान भी हुई थी। उसी लम्हे उसे कोने से सरसराहट सी उभरी और जानकी से कुछ दूर आकर रुक गई। खौफ के मारे जानकी के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। एक तवील सियाह सांप अपना आधा धड़ उठाए जानकी की तरफ देख रहा था। अंधेरे में उसकी चमकती दो आँखें दो जुगनुओं की तरह लग रही थीं। जानकी के देखते ही देखते वो सांप एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया। कमरा एक अजीब सी दिलकश महक से भर गया। ऐसी महक जानकी ने उस रात भी महसूस की थी, जिस रात उसे बेल के पास सांप की मौजूदगी का शक हुआ था।
जानकी को जैसे सकता हो गया था। वो मुंह खोले बेयकीनी से उसको देखे जा रही थी। मेरा नाम शेठ है, नौजवान ने मुस्कुरा कर अपना नाम दोबारा बताया। मैं जुनून के एक मुसलमान कबीले से हूँ। खुशबू हमें बहुत पसंद है और इसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। आपको नहीं पता, मैं हर रोज़ रात को आपके घर आता हूँ। पता है क्यों? शेठ ने जानकी से पूछा और फिर उसकी तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर खुद ही बताने लगा। एक रात मैं यहाँ से गुज़र रहा था कि मुझे बहुत अच्छी खुशबू आई और मैं उसके माखज़ की तलाश में आपके घर तक पहुँच गया। तब मैंने आपके घर में वो बोटी देखी जिससे खुशबू निकलकर पूरे गांव में फैल रही थी। शेठ ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। जानकी अभी भी कुछ नहीं बोली। आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने आपको कई बार रात को उस बोटी के पास देखा है। मैं समझ गया था आपको भी वो बोटी पसंद है जिससे खुशबू निकलती है। फिर एक रात आप डर गई, शायद आपने मुझे देख लिया था। उसके बाद आप कभी उस बोटी के पास नहीं गई। मुझे अफसोस हुआ कि मेरी वजह से आप डर गईं, तो आज यहाँ आ गया। शेठ ने मुस्कुरा कर कहा। तो पहली बार जानकी के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसे यकीन हो गया था कि जो भी है, जानकी को इससे कोई खतरा नहीं। मैं जानकी हूँ, जानकी ने आहिस्ता से कहा। जानता हूँ, शेठ ने सरगोशी की। आप बेफिक्र होकर खुशबू वाली बोटी के पास आया जाया करें, मेरे सिवा वहाँ और कोई नहीं होता। शेठ ने जानकी को देखते हुए धीरे से कहा तो जानकी मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं आ जाया करूँगी। दूसरी मखलूक सही, मगर उसे ये खूबसूरत नौजवान अच्छा लगा था। ठीक है, अब आप सो जाओ, मैं जाता हूँ, कल आऊँगा, शेठ ने जानकी से कहा और उसके देखते ही बंद दरवाजे से पार हो गया। जानकी देर तक यूं ही बैठी उसके बारे में सोचती रही। जानकी का दिल कर रहा था कि शेठ उससे इसी तरह बातें करता रहता, मगर जानकी उसे ये बात नहीं कह सकती थी। वो जा चुका था। जानकी ने उठकर दरवाज़ा खोला। सर्दी और खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया था। वो कुछ देर यूं ही आंखें बंद करके खड़ी रही और फिर दरवाज़ा बंद करके चारपाई पे आके लेट गई। उसे आने वाली रात का इंतज़ार था। उसके बाद जानकी का ये मामूल बन गया। रात गहरी होते ही वो उस बेल के पास पहुंच जाती और फिर सुबह तक दोनों बातें करते रहते। शेठ और जानकी दोनों ये बात जानते थे कि आग और मिट्टी का मिलाप नामुमकिन है, इसलिए दोनों एक दूसरे को फ़कत अपना दोस्त और गमगुसार ही समझते थे। उनकी दोस्ती को 1 साल गुजर गया। जानकी ने कई बार अपने तजस्सुस से मजबूर होकर शेठ से पूछा था कि वो मुसलमान कब हुआ और क्यों हुआ। शेठ ने उसे बताया कि वो मुसलमान ही पैदा हुआ था। उसके माँ बाप भी मुसलमान कबीले से थे। अलबत्ता उसके परदादा ने एक मुसलमान बुजुर्ग से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया था। जानकी ये सुनकर हैरान हुई थी कि एक जिन ने किसी मुसलमान इंसान से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। शेठ ने उसे बताया था कि इस्लाम और उसकी तालीमात क्या हैं। जानकी ने आज तक इतनी प्यारी बातें नहीं सुनी थी। उसे तो बस यही बताया गया था कि मुसलमान वो भटके हुए इंसान हैं जो भगवानों को नहीं मानते और मरने के बाद वो आग में जलेंगे। जबकि शेठ ने उसे बताया, उसे लग रहा था कि भटके हुए मुसलमान नहीं बल्कि दूसरे लोग हैं जो अपने बनाने वाले को भूलकर अपने अलग अलग खुदा बनाए बैठे हैं। शेठ का अंदाज़ और उसकी हर बात जानकी के दिल को छू लेती थी। वो कई माह सोचती रही और फिर एक रात उसने शेठ से कहा कि वो उसे भी मुसलमान कर दे। शेठ से सुनकर हैरान और खुश हुआ था। उसने जानकी से कहा कि वो जैसा कहता है वो ही दोहराती रहे। शेठ ने उसे कलमा पढ़ाया
और उसका तर्जुमा जानकी आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज़ अदा करने की कोशिश करती रही। कलमा पढ़ते ही वो मुस्कुराई और फिर ना जाने उसे क्या हुआ कि वो फूट फूट कर रो दी। शेठ उसे देखकर मुस्कुराता रहा। वो जानता था कि ये गम के नहीं, खुशी के आंसू हैं। ज़िंदगी के मकसद और मंजिल को पाने की खुशी। लगातार कई रातों की कोशिश के बाद जानकी कलमा सीख गई थी। शेठ ने उसका नाम रानी रखा था। एक दो बार जानकी के माँ बाप ने उसे रात को बेल के पास खड़ी होकर बातें करते देखा, मगर उन्हें शेठ नज़र नहीं आता था। इसलिए वो समझते थे कि उनकी बेटी बेल या पौधों से बातें कर रही है। उनके पूछने पर जानकी भी यही कहती कि मैं तो रात की रानी से बातें कर रही हूँ। भला पौधे भी किसी से बात करते हैं। वो अपनी बेटी की इस नादानी पर हंस पड़ते। जानकी खुश थी कि उसका राज किसी को भी मालूम नहीं हो सका, मगर ये उसकी भूल थी। एक शख्स ऐसा भी था जिसको मालूम हो गया था कि जानकी रोज़ रात को किसी से बातें करती है। अलबत्ता वो ये नहीं जान पाया था कि जानकी किससे बातें करती है। ये जानकी का पड़ोसी अर्जुन था। एक रात वो किसी काम से अपने सहन में आया तो उसे जानकी के घर से किसी की सरगोशियाँ सुनाई दी। गौर करने पर अर्जुन को मालूम हो गया कि यह आवाज़ जानकी की ही है। उसने दीवार से ज़रा सा सर निकाल कर जानकी के घर झाँका तो ये देखकर हैरान रह गया कि आधी रात को जानकी रात की रानी के पास खड़ी होकर किसी से बातें कर रही है। हैरत की बात यह थी कि अर्जुन को दूसरा वहाँ ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा था जिससे जानकी बातें कर रही हो। या तो ये लड़की पागल हो गई है या फिर पौधों से बात कर रही है। अर्जुन ने सोचा, पागल ही है जो रात के इस पहर पौधों से बात कर रही है। अर्जुन मुस्कुराया और वापस कमरे में आ गया। अर्जुन ने जानकी के बाप से भी ये बात की थी कि उसकी लड़की रात को पौधों से बात करती है, मगर उसे ये जानकर मज़ीद हैरानी हुई थी कि जानकी के माँ बाप ये बात जानते हैं। 2-4 रातें गुजर गईं। अर्जुन भूल गया कि उसने जानकी को बातें करते देखा था। एक रात वो लेट घर आया था। घर में दाखिल होते ही उसे वो बात याद आ गई। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने जानकी के घर में झांका और ये देखकर दंग रह गया कि जानकी आज भी उस रात की तरह वहीं खड़ी किसी से बातें कर रही है। अर्जुन को हैरानी इस बात पर थी कि जानकी अटक अटक कर कोई और ही ज़बान बोल रही है, जैसे वो किसी से सबक पढ़ रही हो। अगली रात अर्जुन जानकी के घर की बाहर वाली दीवार के साथ चिपका हुआ था। ये वही दीवार थी जिस पर रात की रानी फैली हुई थी। रात घेरी होते ही रात की रानी की खुशबू के साथ वहाँ एक और दिलकश महक फैल गई। ऐन उसी लम्हे उसे अंदर घर से किसी के कदमों की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जो उस दीवार के पास आकर रुक गई थी। अस्सलामुअलैकुम। अर्जुन अच्छी तरह पहचानता था कि ये आवाज़ बिलाशुबा जानकी की ही थी। अर्जुन को इस बात पर हैरत थी कि जानकी ने मुसलमानों की तरह सलाम क्यों और किसको किया था। अर्जुन को सलाम का जवाब सुनाई नहीं दिया था। कुछ देर बाद उससे जानकी की एक तरफा आवाज़ आती रही। कभी कभी वो हंसती। अजीब बात यह थी कि अर्जुन को दूसरी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे जानकी दीवार से बातें कर रही हो। वो इसी शशो पंज में था कि क्या करे। ऐन उसी लम्हे उस जानकी की आवाज़ आई और इस बार जो कुछ जानकी कह रही थी उसे सुनकर अर्जुन पे जैसे बिजली आ गिरी थी। वो अच्छी तरह जानता था कि ये मुसलमानों का कलमा है। उसने कई बार मुसलमानों को ये पढ़ते सुना था और जहाँ तक अर्जुन ने सुना था उसके मुताबिक ये पढ़ने वाले का धर्म भ्रष्ट हो जाता है, यानी वो हिंदू नहीं रहता था। जानकी कलमा पढ़ रही थी। अर्जुन ने सोचा, तो क्या वो मुसलमान हो गई? मगर क्यों और कैसे? अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई थी कि राजेश की बेटी जानकी मुसलमान हो गई है। जो भी हिंदू सुनता
अपने कानों को हाथ लगाता। जानकी के माँ बाप तक भी ये बात पहुँच गई थी। उसके माँ बाप सीधे साधे इंसान थे। लोगों की बातों से उन्हें लगता था कि उनकी इकलौती बेटी अब नरक में जलेगी और वो यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने जानकी से कहा कि वो तो कभी घर से भी नहीं निकली, फिर वो कैसे मुसलमान हो गई। लोग झूठ बोल रहे हैं ना। मगर जानकी के जवाब से दम बखुद रह गए। नहीं माता पिता, ये सच है, जानकी ने अज़म से कहा। फिर उन्हें सारी बात बता दी। शेठ के बारे में जानकर वो खौफज़दा हो गए। उन्हें लगा कि उनकी भोली भाली बेटी पर आसेब है, जिसने उसे मुसलमान होने पर मजबूर किया है। मगर जानकी ने उन्हें यकीन दिला दिया कि उस पर कोई आसेब नहीं है और वो अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुई है। अल्लाह जब किसी को चुन लेता है तो इंसानों समेत अपनी जिस मखलूक से चाहे उसे हिदायत बख्श दे। चंद दिन बाद जानकी के समझाने और कोशिशों से उसके माँ बाप ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अलबत्ता उन्होंने ये बात छुपा कर रखी थी। उनका इरादा था कि जल्द यहाँ से किसी मुसलमानों के गांव में चले जाएंगे, जहाँ उन्हें किसी से कोई ख़तरा नहीं होगा, वरना वो जानते थे कि यहाँ के लोग उनको अब चैन से नहीं रहने देंगे। चंद दिन बाद एक रात जानकी और उसके माँ बाप खाना खा कर जैसे ही अपने कमरों में गए, दीवार फलांग कर 7 नकाबपोश उनके घर में आ गए। 3 सहन में पहरा देते रहे, बाकी जानकी के कमरे में चले गए। उनके हाथों में मौजूद हथियार उनके ख़तरनाक इरादों का पता दे रहे थे। जानकी अभी लेटी ही थी कि उसे बाहर आहट सुनाई दी। शेठ आज इतनी जल्दी आ गया, उसने मुस्कुरा कर सोचा और जल्दी से चारपाई से उतरकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसी लम्हे कमरे में कई नकाबपोश दाखिल हुए और जानकी के कुछ बोलने से पहले ही उसे दबोच लिया। एक ने अपना हाथ सख्ती से जानकी के मुंह पर रख दिया। उनमें से एक ने अपने मुंह से नकाब उतारा तो जानकी चौंक पड़ी। ये उसका पड़ोसी अर्जुन था। अर्जुन ने बिना कुछ कहे पर्ची जानकी के पेट में घोंप दी। मुंह पे हाथ होने की वजह से चीख जानकी के मुंह से ही घुट कर रह गई। उसने 2-3 बार और की और फिर उसे छोड़कर खामोशी से निकल गए। दूसरे कमरे में मौजूद जानकी के माँ बाप को इल्म ही ना हो सका कि उनकी इकलौती बेटी किसी के तासुब की भेंट चढ़ गई है। जानकी बेहोश हो गई थी। उसके जिस्म से निकलने वाला खून ज़मीन को पाक कर रहा था। शेठ अपने वक्त पे आया था। जानकी के घर में दाखिल होते ही उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उसकी हसास नाक ने हवा में खून की महक महसूस कर ली थी। वो सीधा जानकी के कमरे की तरफ गया। अंदर का मंजर उसको लर्जा देने के लिए काफ़ी था। रानी, शेठ अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाया और तेज़ी से जानकी के करीब आ गया, मगर उसे बहुत देर हो चुकी थी। वो हलक फाड़ कर रोया। उसकी आवाज़ सिवाय उसकी और कोई नहीं सुन सकता था। शेठ ने ही जानकी के माँ बाप को जगाया था। फिर वो वहाँ से चला गया। वहाँ का मंजर उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अगले दिन सुबह उस गांव में मेला सा लगा हुआ था। दूर और करीब के मुसलमान जानकी का जनाजा पढ़ने आए थे। सबका यही कहना था कि सुबह उन्होंने सफ़ेद कपड़ों में कुछ लोगों को काफ़िले की सूरत इस तरफ आते देखा। उन्होंने ही बताया कि फ़ला जगह एक लड़की फौत हो गई है। जो कोई भी उसका जनाजा पढ़ेगा वो खुशकिस्मत होगा। हम भी सादत समझकर चले आए। जानकी को उसके घर में ही उसकी पसंदीदा बेल रात की रानी के करीब दफना दिया गया। उसी रात गांव के 7 घरों से औरतों के बेन करने की आवाज़ें आईं। उनमें एक घर अर्जुन का भी था। मालूम करने पर पता चला किसी ने अर्जुन समेत गांव के 7 आदमियों को ज़िंदा जला दिया है। ये वो सब लोग थे जो उस रात जानकी के घर घुसे थे और उनको मारने वाला कोई और नहीं, जानकी नहीं, रानी का दोस्त, और रात की रानी का दोस्त शेठ था। फिर हर रात ये होने लगा कि रात जैसे ही गहरी होती, जानकी के घर से रात की रानी की खुशबू चारों तरफ फैल जाती और साथ में बेन की आवाज़ें भी। कुछ अरसे बाद रात की रानी की बेल सूख गई, मगर खुशबू फिर भी आती रही।
कहने वाले कहते हैं कि ये खुशबू रानी यानी जानकी की कब्र से आती है और बेन की आवाज़ें उन लोगों की रूहों की हैं जिन्होंने जानकी को मारा था। तो प्यारे दोस्तों, आज की स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को, स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और हॉरर स्टोरीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।